सभी विपक्षी दलों का जो एक साथ आए और जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुझे अपना उम्मीदवार चुना। अक्सर ये कहा जा रहा है कि मैं चौथा चॉइस, 1, 2, 3 जब ना कर दिए तब उन्होंने हमें याद किया और मैंने हाँ कर दिया। मैं आपसे साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 10वां नंबर पर ही होता तब भी मैं उसको स्वीकार करता। चौथा तो फिर भी बेहतर है, और वो इसलिए स्वीकार करता क्योंकि ये लड़ाई जो है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब इस बड़ी लड़ाई में अगर मेरा योगदान छोटा भी है तो मैं बराबर तत्पर रहूंगा उस योगदान को करने के लिए। आप देखेंगे कि हमने अपने बयान में कहा है कि ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस तरफ वो हैं, तो इसलिए आप मैदान से हट क्यों नहीं जाते। आजकल स्टैंडिंग कमेटीज काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट को पंगु कर दिया है। मात्र 25% कानून ही जो लोकसभा राज्यसभा में पेश होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटीज के पास जा रहे हैं, जब उस जमाने में ये 75-80% हुआ। तो वेयर इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया गया है। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं है। तो मैं बहुत दिनों के बाद आ गया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, बहुत अफसोस हुआ। पहले कितना सुंदर दृश्य था जब हम लोग पार्लियामेंट के अंदर एंटर करते थे, तो वो विभत्स से कोई पवित्र होगा, उससे पार्लियामेंट की गरिमा नहीं बढ़ेगी। पार्लियामेंट की गरिमा बढ़ेगी जब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स, उनको सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगी। तो इसीलिए साथियों मैं कह रहा था ये लड़ाई 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। इट इज अ बैटल ऑफ 2 आइडियोलॉजीज and most of the opposition parties have come together now in this election to wage that battle, and it is not going to stop here. I am quite confident that they will remain together and they will carry the fight forward. और मुझे पूरा भरोसा है कि अंत में हम ही सफल होंगे, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है और हम किसी गलत कदम का सहारा इसमें नहीं ले रहे। ये और कई सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। उसी तरह का व्यक्ति जाए जो इन फंक्शंस को, इन जिम्मेदारियों को निभा सकेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें, तो फिर इस पर का कोई फायदा नहीं बचेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में
स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप बन के रह गए और अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। आप देखेंगे इस स्टेटमेंट में कि हम लोगों ने विस्तार से वर्तमान परिस्थिति जो है उसका जिक्र किया है। कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन, कैसे जितनी मान्यताएं थी, जितने मूल्य थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं, जितनी संस्थाएं थी वो बर्बाद हो गई हैं और प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया। लेकिन उससे भी जो बुरी बात वो ये है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और किसके खिलाफ? केवल देश के अपराधियों के खिलाफ नहीं, क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। एजेंसीज को मैं बताता हूं व्यक्तिगत अनुभव क्या था। एजेंसीज को अगर सवाल पूछना होता था किसी राजनेता से तो वो समय लेकर उनके घर जाते थे, उनसे पूछते थे कि ये सवाल है, आपका क्या उत्तर है। ऐसा तो नहीं होता था कि बड़े से बड़े नेता जो है इस देश के, उनको अप एंड डाउन कराया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 50 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत जांच करने की नहीं, सरकार की नीयत है बेइज्जत करना, ह्यूमिलिएट करना। राजनेताओं को ह्यूमिलिएट करो और देश की जनता के सामने ये दृश्य दिखाओ कि कैसे वो जिस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही बात है। बातें आई, मेरे नाम की घोषणा पहले हुई और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का पद जो है वो इतनी गरिमा और मर्यादा का पद है। इट्स सच ए डिग्निफाइड पोस्ट दैट it would have been better if there had been only one consensus candidate between the ruling party and the opposition. But the responsibility, as always, for such an initiative rested with the government. And the government did not make any serious attempts to bring about, to forge that consensus. There were one or two purely formal calls by ministers of the government to some of the leaders of the opposition parties. They did not even tell them who their candidate was likely to be. They completed the formality, waited for the opposition to announce their name, and then they came out with their announcement. So my first charge is that the government is guilty of not trying to bring about a consensus on this highest post, highest constitutional post of the country. The second point which I want to emphasize to you is that there is a post of president in the constitution. It has certain responsibilities. As
as you are aware, our entire constitution is based on the principle of checks and balances. And the Rashtrapati is part of that whole scheme of checks and balances. Under the constitution, he has been endowed with functions and powers to ensure that the executive of the day does not cross the constitutional limits which have been set for the executive. And if it does, then to stop it from doing so. इसी व्यवस्था में जो नागरिक है उसके लिए रास्ता खुला होना चाहिए. There must be a recourse. If I have a grievance, I must have a recourse. I must be able to go to somebody. हमारी सुनवाई होनी चाहिए. सुनवाई जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा. और आज सुनवाई नहीं होती. There is no recourse for the people. And I am saying it with the fullest sense of responsibility. That there is no recourse anywhere, including the judiciary. कितने केसेस पेंडिंग हैं? आर्टिकल 370 का फैसला हुआ, सुनवाई शुरू भी हुई. सीएए का क्या हुआ? ये सब बड़े महत्वपूर्ण सवाल जिन पर तत्काल फैसला आना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए. सुनवाई ही नहीं. क्या कर लीजिएगा? So there is no recourse. The citizen is not left with any recourse. और जब ये परिस्थिति बनती है ना, तो आप जानते हैं क्या होता है. समाज में अशांति फैलती है और लोग सड़क पर उतरते हैं. लोग सड़क पर उतरते हैं. जो अभी हम देख रहे हैं कि लोग कैसे सड़क पर उतरे हैं, और खास करके हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो कैसे सड़कों पर आ रही है. और मात्र रेलवे रिक्रूटमेंट का आपको दृश्य याद होगा. आज अग्निपथ स्कीम को लेकर जो कुछ हो रहा है, कहीं कोई कॉन्सल्टेशन ही नहीं. मैं जब संसद में था तो हमारे संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समिति. और मैं विपक्ष में होते हुए 5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस. और मुझे याद है उस समय के जो मंत्री होते थे, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, उन लोगों से लगातार वो हमसे संपर्क में रहते थे और ये कहते थे कि आप सोच समझकर अपनी सिफारिश करो और हम सब सिफारिश स्वीकार करें. और अनेक महत्वपूर्ण कानून हमारे सामने आए जिस पर हमने रिपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी पर, जिसको इंसिडेंटली उस समय में गुजरात सरकार ने विरोध किया था उसका. जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का जो ऑफिशियल डेलीगेशन आया था कमेटी के सामने, उसने जीएसटी का विरोध किया. और उसके बाद जीएसटी इतना बड़ा कदम बन गया कि मध्य रात्रि को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में इसका फंक्शन. अभी जो हो रहा है उसी को बचाने के नारे पड़े. मैं एक ही लाइन कहूंगा व्यवस्था के बारे में आपसे. 2016 में नोटबंदी हुई. नोटबंदी की कहीं चर्चा होती है आज. 99% आते आते रिजर्व बैंक ने आंकड़ा लेना भी शुरू किया कि कितना नोट्स सर्कुलेशन में थे वो वापस आए. हम नहीं जानते हैं जब 100% की बात हो गया कि 100% को भी क्रॉस करके आगे हो गया. ठीक है ना. तो सारा पैसा वापस आ गया जितना सर्कुलेशन में था, और शायद उससे ज़्यादा भी. सारा बैंकिंग सिस्टम में आ गया.
तक मुझे जानकारी नहीं है, और आप जो लिखते हैं और दिखाते हैं वो सब मैं पढ़ता और देखता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि कितना काला धन पकड़ा गया। 10 लाख, 10 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कितना पकड़ा गया नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितना काला धन था वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में और सफेद हो। मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं आपको, डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस सेंचुरी, क्योंकि उसने सारे काले धन को सफेद कर दिया और हम सब उसके बारे में भूलने के लिए मजबूर कर दिया। और दूसरी बात उसका क्या असर हुआ, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 2016 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था में सालाना विकास दर में जो गिरावट शुरू हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि अगर नोटबंदी के साल में हमारा ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ऊपर, तो कोविड के पहले, कोविड के बाद नहीं, कोविड के पहले उसमें ये गिरकर 4%, 4%, और फिर कोविड आया तो कोविड को माइनस में चल गया। अब स्ट्रगल कर रहे हैं उससे निकलने का। तो ये सब कुछ जो हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है, उसी का नतीजा है कि हम समाज में अशांति देख रहे हैं और यूथ को सड़कों पर देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए हैं, विदेशों में विदेशियों के साथ मिलकर उनकी कितनी बातचीत हुई ये हम लोगों को कम पता चलता है, लेकिन वहाँ जो NRIs हैं उनके साथ उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है। देश की राजनीति की चर्चा वो वहाँ करते हैं विदेश की भूमि पर। और एक जो मान्यता थी हमारे देश में, हम विदेशों में जाकर चाहे कोई भी फोरम हो, देश की राजनीति की बात नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो सब बंद हो। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक as the most advising the government, he depends on the advice of the Council of Ministers, but in turn it is his right and responsibility to also advise the government on what it should do. There have been various occasions when, for instance, I have joined an opposition delegation to the Rashtrapati, and we have presented memoranda to him or her and asked the office of the Rashtrapati to intervene. Now, therefore, ये बहुत महत्वपूर्ण है